हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्टॉपर। तो आज दोबारा से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट पर आर्टिकल आया है। अभी कुछ ही दिनों पहले जब सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करने का फ़ैसला लिया था, तब इसकी जो बेसिक जानकारियाँ थी हमने ली थी। फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, और जो कुछ नई चीज़ें इसमें हमें बताई गई हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। इसके अलावा एक और आर्टिकल है जो केंद्र विद्यालयों में एमपी का जो कोटा होता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो कोटा होता है, उसको स्क्रैप करने की बात की जा रही है। तो ये क्या पूरा मामला है और एमपी कोटा क्या होता है केंद्र विद्यालय में, हम ये भी एक बार देख लेंगे। तो CUET की बात करें तो NTA इसको कंडक्ट करेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और CUET.samarth.ac.in इस वेबसाइट पर जाके जो बच्चे हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक इसकी जानकारी हम ले लें तो इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सेक्शंस 1A 1B ये दोनों किसको डील करते हैं, लैंग्वेजेस से डील करते हैं। ठीक है, सेक्शन 1A में कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप इंग्लिश या उसके अलावा जो ये 12 लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं इनमें से आप एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। और ये जो पेपर होगा वो 50 क्वेश्चंस कंटेन करेगा, उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सब कुछ MCQ फॉर्मेट में ही होगा। अब सेक्शन 1B जो है इसमें दूसरी लैंग्वेजेस इंक्लूड होंगी, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, ये जो लैंग्वेजेस होती हैं। अगर किसी को ऐसी इच्छा है कि ये लैंग्वेजेस में भी वो चुने कोई एक लैंग्वेज, तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहले 2 सेक्शंस हैं ये आपके लैंग्वेजेस से डील करते हैं। अब जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में क्या आता है, देखिए, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपने 11th-12th में जिसकी पढ़ाई की है, या जो आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, आप वो चूज़ कर सकते हैं आउट ऑफ 27 सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें से। राइट, इसमें भी फॉर्मेट सेम रहेगा। 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और वो भी 45 मिनट्स के स्पैन में। इसमें फाइन आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पेंटिंग है, म्यूज़िक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है, डांस भी है। ये सारे सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है, तो आपको बहुत ही अच्छी वाइड वैरायटी मिलेगी। और अब सच में आपकी जो पढ़ाई होगी वो आपके इंटरेस्ट के अनुसार हो सकती है। ठीक है, मुझे तो ये देख के ही ऐसा लग रहा है कि काश हमारे समय में ये चेंजेस हुए होते तो और अच्छी डाइवर्सिटी हमें हमारे एजुकेशन में मिल पाती। खैर, जो सेक्शन 3 है, देखिए उसमें क्या आएगा, जनरल टेस्ट है। ठीक है, जनरल टेस्ट अब ये डिपेंड करेगा जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसमें, जिस भी प्रोग्राम में आपने इनरोल किया है, अगर उसमें जनरल टेस्ट की ज़रूरत है तो लिया जाएगा, या अदरवाइज़ ना भी लिया जाए। इसमें क्या आएगा, इसमें आपकी जो करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, जनरल मेंटल एबिलिटी, जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और ये सारी जो चीज़ें ना, रीजनिंग वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। और इसमें आपको 75 में से 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। और जो भी उनका मैथ्स का लेवल है वो क्लास 8 तक के जो लेवल होता है, वैसे क्वेश्चंस ये कंटेन करेगा। अब जो नई चीज़ एक है जो हमें इसमें बताई गई है वो क्या है, कि क्या आप अपनी स्ट्रीम को स्विच कर सकते हैं क्या। जो अगर एक साइंस स्ट्रीम का बच्चा है तो क्या वो आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अगर आपने भले साइंस पढ़ी हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेना है तो आप उस हिसाब से इस टेस्ट को दे सकते हैं, और टेस्ट देने के बाद भी आप अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं। फिर ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा किस आधार पर उनको एडमिशन देना है, तो वो एक थोड़ी चीज़ देखनी पड़ेगी। बाकी अब कोई ऐसा बैरियर नहीं रहेगा कि आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको अब बाकी के जो साल हैं वो उसी में निकालने हैं। अब देखिए कितने पेपर्स एक स्टूडेंट ले सकता है, 2 कॉम्बिनेशन के रूप में। वो कैसे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि या तो आप 2 लैंग्वेजेस पिक कर लीजिए, और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, और एक जनरल टेस्ट है ना। 6 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। ये जो आपको 27 सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस दिए ना, इसमें से आपको 6 डोमेन्स को चूज़ करना है अपने इंटरेस्ट के अनुसार। ठीक है, ये तो एक कॉम्बिनेशन हुआ जहाँ पे आपने 2 लैंग्वेजेस ली। आप क्या कर सकते हैं, आप 3 लैंग्वेजेस भी ले सकते हैं, और 5 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज़ कीजिए, और एक आपका जनरल टेस्ट हो गया। तो ये कुल मिलाकर आपका 9 पेपर्स का इंक्लूजन इसमें हो जाता है।
अब देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि इन 27 सब्जेक्ट्स में से आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप उससे जो क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट होगा वो ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को बायोकेमिस्ट्री में बीएससी करनी है तो वो बायोलॉजी को चूज़ कर सकता है। बेसिकली आपने जो अपने 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उससे ही मिलते जुलते सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं इसमें। और अगर कुछ डिफरेंशिएशन है भी तो वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देना चाहते हैं। लास्ट ईयर जिन्होंने अपने बोर्ड्स क्लियर किए हैं, वो भी CUET को दे सकते हैं क्या? तो अगर यूनिवर्सिटी परमिट करती है कि पिछले साल जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं वो दे सकते हैं, तो ऑफ़ कोर्स वो इस टेस्ट को अपीयर कर सकते हैं और उस हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, एक और ख़ास बात क्या है, इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटीज़ कैसे एडमिट करने वाली हैं स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर उनको कोई रैंक वगैरह नहीं दी जाएगी, स्कोर्स को यहाँ पर फ्लैश किया जाएगा, यानी स्कोर्स के आधार पर ही एडमिशन किया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम की जो क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी कोई वेटेज नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो कुछ जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के परसेंटेज को मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना सकती हैं कि मिनिमम अगर आपका बोर्ड में इतना स्कोर है तो आप फिर टेस्ट दे सकती है। तो ये अगेन डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे, अगर वो ये चीज़ करना चाहती है तो कर सकती है। इस टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो लेवल होगा वो NCERT जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी है उसके हिसाब से ही इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल कोचिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मिनिस्ट्री भी यही कह रही है कि कोई स्पेशल आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने NCERTs या जो बुक्स आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी हैं बस उसी के आधार पर आपको टेस्ट किया जाएगा। और ये मॉडरेट टेस्ट होगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ऑफ कोर्स JEE और नीट जैसा हार्ड इसको नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर सीट टू स्टूडेंट का रेशियो हम देखें तो वो है 1:5, जबकि IIT के केस में ये रेशियो कितना होता है 1:50 या 1:60। इसीलिए पेपर इतने हार्ड होते हैं और कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर वैसी कोई बात नहीं है, काफ़ी अवेलेबिलिटी है, तो इसीलिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो MP कोटा इन केंद्र विद्यालय, इसके बारे में है। देख लेते हैं ये क्यों इसको शामिल किया गया है आज। देखिए, पिछले हफ्ते एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने लोकसभा में डिबेट के दौरान ये अर्ज किया था कि जो ये MP कोटा है इसके ऊपर विचार होना चाहिए और इसको रखना चाहिए या स्क्रैप कर देना चाहिए। वैसे इन्होंने बोला था कि इसको स्क्रैप कर दिया जाए तो बेहतर है। अब ऐसा क्यों बोला वो हम देखते हैं। देखिए, वैसे ये कोटा क्या होता है, तो जो केंद्र विद्यालय संगठन है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ऑटोनॉमस बॉडी है। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था 1975। ये जो कोटा है इसको एक स्पेशल स्कीम के तहत इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और जो भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं वो अपनी तरफ से इन एडमिशन्स को रेकमेंड कर सकते हैं। इसका एम क्या है कि भाई आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चों को केंद्र विद्यालयों में एडमिशन दिलाने के लिए आप उनको एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो उसके तहत आप कुछ बच्चों को अलाउ कर सकते हैं। अब ये रिकमेंडेशन किन क्लासेस के लिए है, तो क्लास 1st to 9th, और उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स उस MP के कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, है ना, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं, लेकिन जो उनकी खुद की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से उन बच्चों को वो रिकमेंड कर सकते हैं। अब इतने सालों में 1975 से लेकर काफ़ी सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं। कभी इसको हटाया गया, कभी फिर वापस ले आया गया, फिर हटाया गया, और जो कोटा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनको वो रेकमेंड कर सकते हैं उनको बढ़ाया गया है। पहले ओरिजिनली ये कितना था, कितने एडमिशन रेकमेंड किए जा सकते थे, तो 2 एडमिशन्स को ऐसे रेकमेंड किया जाता था। इसको फिर 2011 में 5 एडमिशन्स तक लाया गया, फिर 2012 में 6, और फिर 2016 में 10 एडमिशन्स तक इसको लाया गया। मतलब एक MP कितने एडमिशन्स रेकमेंड करेगा, 10 एडमिशन्स, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो आज के डेट में 7,880 एडमिशन्स रेकमेंड करवाई जा सकती हैं बाय दी MPs। अब ये तो हुआ
एमपीज़ का कोटा। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर का अलग कोटा होता है, तो उसके तहत कितने बच्चों को रेकमेंड किया जा सकता है? 450 स्टूडेंट्स को। और ये जो एजुकेशन मिनिस्टर का कोटा है, इसको भी काफ़ी बारी एबॉलिश किया गया, फिर लाया गया, और अभी अगर हाल की बात करें तो इसको पिछले साल एबॉलिश कर दिया गया है। अब एडमिशन, ये जो कोटा है इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो हर एक एमपी एक कूपन सेंड करता है केवीएस को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को उस बच्चे की सारी डिटेल्स के बारे में, और फिर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसमें से जो भी नंबर ऑफ़ एडमिशन्स देने हैं उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर उनका एडमिशन हो जाता है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो कोटे के द्वारा जो एडमिशन्स होते हैं, एमपी कोटा और एजुकेशन मिनिस्टर का डिस्क्रिशनरी कोटा, ये दोनों के द्वारा जो एडमिशन्स आते हैं, ये जितनी सैंक्शन सीटें हैं उससे ज़्यादा हो जाती है। मतलब अगर उनको 10 का एक टारगेट दिया गया है, भाई इतना आप दे सकते हैं, तो इससे ज़्यादा ही वो बढ़ जाते हैं हमेशा। समझिए 20 है, 30 है, इस तरीके से वो एडमिशन्स बढ़ जाते हैं। अब उनका क्या कहना है कि भाई हमें इतनी रिक्वेस्ट आती है और इनको डिक्लाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको कैसे मना करें, तो इसीलिए वो सबको एडमिशन देने के लिए लगे रहते हैं। ये 2018-19 की बात करें तो जहाँ पर ये स्ट्रेंथ था 7,880 स्टूडेंट्स को आप ले सकते थे, उसके बदले कितने स्टूडेंट्स लिए गए ये देखिए, 8,164 स्टूडेंट्स लिए गए। और ये तो ठीक है, चलिए फिर भी हम मान सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर का कोटा कितना था? 450 स्टूडेंट्स का। आप देखिए उसकी जगह कितने लाए गए? 9,402 स्टूडेंट्स को लिया गया जहाँ पे सिर्फ 450 स्टूडेंट्स को लाने की बात थी। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उतना बर्डन स्कूल पे बढ़ जाता है, और जिनको एक्चुअल ज़रूरत है, जिन बच्चों को एक्चुअल अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत है या जिनको वो सीट मिलनी चाहिए थी, फिर वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, जो स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो है वो गड़बड़ा जाता है। इतनी देखिए आप 450 की जगह आप सीधा मतलब कितना ज़्यादा गुना हो गया ये तो, है ना। 9,402 एडमिशन्स आप ले रहे हैं, तो सोचिए क्या हाल होगा, कितना ज़्यादा ओवर क्राउडेड वो स्कूल हो जाएगा। और इसीलिए क्या हुआ है, काफ़ी सरकारों ने समय समय पे इसको स्क्रैप करने की भी कोशिशें की है, स्क्रैप किया भी है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, कुछ समय बाद फिर इसको वापस लाया जाता है। तो ये सिलसिला चल ही रहा है। तो अभी ऐसा क्यों आया है न्यूज़ में, देखिए जो कांग्रेस के एमपी हैं मनीष तिवारी जी, उन्होंने बोला है कि ये जो 10 सीट का कोटा है ये इनफ नहीं है, ये बहुत कम पड़ रहा है उनके लिए। इससे क्या होता है, एमपी को मजबूरन बहुत सारे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स को मना करना पड़ता है। इसीलिए वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 10 से इसको 50 तक बढ़ा दीजिए। यहाँ पर 10 को संभालना मुश्किल हो रहा है, 10 से ज़्यादा वैसे ही एक्सीड कर रहा है ये कोटा। तो इनका ये कहना है कि आप इस कोटे को 10 से बढ़ाकर 50 कर दीजिए। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने यही सजेस्ट किया है कि यही बेहतर होगा कि आप इस कोटा को ही क्या कर दीजिए, स्क्रैप कर दीजिए, ताकि ये झंझट ही ज़्यादा ना रहे। तो बेसिकली ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन हमारे लिए एमपी कोटा क्या होता है और देखिए उसके अंदर कितने एडमिशन्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो ये हमने एक चीज़ जान ली इसके द्वारा। ठीक है, ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी डिस्कशन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। जय हिंद।